Hello everyone, I am C. Ankit Agarwal and you are watching me on your YouTube channel TechC. My topic today is for every manufacturer as they go through this transaction very commonly. There is a lot of query related to paperwork, whether to issue e-waybill or not, whether e-invoicing to be issued in this new GST regime. तो आपकी सारी प्रॉब्लम का समाधान पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हाँ, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो शुरू करते हैं। What is job work? Job work is defined under section 2 subsection 68 of the CGST. Job worker means processing of raw material supplied by principal manufacturer to a job worker. The process can be part process or whole process, which result in manufacture of an article. बोले तो कोई भी मैन्युफैक्चरर किसी दूसरे मैन्युफैक्चरर को गुड्स ट्रांसफर करेगा फॉर कंप्लीशन ऑफ एनी प्रोसेस. Say for example, a big shoe manufacturer send out the half-made shoes to small manufacturer to fit in the sole. Sole fitting के लिए एक बड़े मैन्युफैक्चरर ने दूसरे मैन्युफैक्चरर को अपने unprocessed shoes भेजे. So now the big shoemaker is the principal and the small manufacturer is the job worker. In this transaction, value of goods sent by principal will not be included in the aggregate turnover of the registered job worker. यानी कि जो वैल्यू का गुड्स उसको रिसीव हुआ जॉब वर्कर को वो उसके टर्नओवर में नहीं जुड़ेगा क्योंकि दैट कैन बी मच हायर. किसी ने तो 20 लाख रुपए का माल भेजा हो और उसमें काम होना है सिर्फ 20,000 रुपए का, तो 20 लाख 20,000 रुपए का तो उसका टर्नओवर नहीं जुड़ेगा. तो जॉब वर्कर के एग्रीगेट टर्नओवर पे सिर्फ और सिर्फ उतना ही अमाउंट जुड़ेगा जितने की उसने सर्विस दी, यानी कि 20,000. हाउ कैन गुड्स बी सेंड टू अ जॉब वर्कर? जॉब वर्कर को हम सामान कैसे भेज सकते हैं? देयर कैन बी टू ऑप्शन. फ्रॉम प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, यानी कि मैन्युफैक्चरर ने डायरेक्टली अपने यहाँ से उसको माल भेज दिया, या फिर डायरेक्टली फ्रॉम द सप्लायर प्लेस ऑफ सच गुड्स. यानी इसका मतलब ये हुआ कि जहां से मैन्युफैक्चरर ने सामान खरीदा वहां से डायरेक्टली जॉब वर्कर के प्रीमिसेस में माल सीधे सीधे पहुंच सकता है. नाउ द सेकंड क्वेश्चन व्हिच अराइज इज द प्रोविजंस ऑफ ITC. For that I will say, now ITC on goods sent for job work is covered under section 19 of the CGST Act. तो देखते हैं section 19 of the CGST Act क्या कहता है. Section 19 says that the principal manufacturer will be allowed to take credit of the tax paid on purchase of goods sent on job worker. यानी कि जो प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर है जो भी इनपुट जॉब वर्कर के यहाँ भेज रहा है उसका क्रेडिट वो अवेल कर सकता है. However, there are certain conditions. कुछ conditions attached हैं. The goods sent must be received back by the principal manufacturer from the effective date within the following period. That is, जो सामान जॉब वर्कर को भेजा गया है by the manufacturer एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर वापस आ जाना चाहिए. वो क्या टाइम लिमिट है? इन केस ऑफ कैपिटल गुड्स विद इन 3 years फ्रॉम द अफेक्टिव डेट. यानी अगर किसी मैन्युफैक्चरर ने कोई मशीन या कैपिटल गुड्स भेजा है तो वो 3 साल के अंदर वापस आ जानी चाहिए फ्रॉम द अफेक्टिव डेट. इन केस ऑफ इनपुट गुड्स विद इन 1 year फ्रॉम द अफेक्टिव डेट. यानी अगर किसी ने रॉ मटेरियल भेजा है या अनप्रोसेस्ड कोई अपना प्रोडक्ट भेजा है वो 1 साल के अंदर वापस आ जाना चाहिए. 1 साल एक बहुत बड़ा टेन्योर होता है. The time limit will not apply on certain capital goods. कुछ certain capital goods हैं जिनके ऊपर ये time limit apply नहीं करते हैं, इनको exemption है. जैसे कि molds, dies, jigs, fixture, tools sent out to the job worker for carrying out job work. ये उस तरीके के प्रोडक्ट्स हैं जो वन टाइम यूज के होते हैं और एक सर्टेन वर्किंग के बाद ये बिल्कुल स्क्रैप हो जाते हैं. इसलिए इनके ऊपर 3 साल की टाइम लिमिट जो कैपिटल गुड्स की है वो नहीं लगती है. नाउ व्हाट इज द अफेक्टिव डेट फॉर गुड्स सेंट? जो मैंने ऊपर आपसे बार बार अफेक्टिव डेट कहा, तो वो अफेक्टिव डेट है क्या?
If the goods sent from principal place of business, then अगर प्रिंसिपल ने डायरेक्टली अपने प्रेमिसेस से जॉब वर्कर के यहाँ भेजा है तो अफेक्टिव डेट कब से होगी? द डेट व्हेन द गुड्स सेंट आउट, यानी जिस दिन उसने भेजा उस दिन से घड़ी चालू हो गई. और if the goods sent directly from the supplier of such goods, then अगर जहां से उसने माल खरीदा वहां से डायरेक्टली उसने भेज दिया, तब द डेट ऑफ रिसीव बाय द जॉब वर्कर, जिस दिन जॉब वर्कर ने वो माल रिसीव कर लिया उस दिन से घड़ी चालू हो गई. Effective date is very important because it helps to determine the point of taxation if the goods are not returned within the specified time. यानी अगर जॉब वर्कर ने माल स्पेसिफाइड टाइम के अंदर नहीं भेजा तो पॉइंट ऑफ टैक्सेशन कहां से स्टार्ट होगा, इसके लिए अफेक्टिव डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट. What will happen if the goods are not returned back? अब क्या होगा अगर वापस माल नहीं आया तो within the specified time? The answer is such goods will be treated as supply from the effective date and the tax will be payable by the principal. यानी कि जिस दिन उसने ये माल भेजा था उस दिन वो सप्लाई मान ली जाएगी और प्रिंसिपल ने जो इनपुट अवेल किया था उसको गवर्नमेंट को वापस करना पड़ेगा जब तक कि वो माल वापस ना आ जाए. The principal manufacturer will have to pay tax on such deemed supply. इसको हम deemed supply की कैटेगरी में ले जाएंगे. And the delivery चालान issued at the time of sending the good, जब उसने माल भेजा होगा तो उसने डिलीवरी चालान इशू किया होगा, will be treated as invoice for such goods. उसको हम invoice की कैटेगरी में ले जाएंगे. Can the principal directly sell from the job worker place? कभी कभी ऐसा होता है कि प्रिंसिपल कहता है कि जॉब वर्कर की प्लेस से ही माल भेज दो, ना कि अपने प्रीमिसेस में ना लाके जॉब वर्कर की प्रीमिसेस से ही वो उसको सेल आउट कर सकता है. एंड द आंसर इज यस इफ द जॉब वर्कर प्लेस इज एडेड बाय प्रिंसिपल एज एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस. यानी कि अगर जॉब वर्कर का प्लेस एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस की तरह उसके यहाँ एडेड है उसके रजिस्ट्रेशन में तब, या जॉब वर्कर रजिस्टर्ड हो, या इफ द प्रिंसिपल सप्लाई goods which as notified by the commissioner to be allowed to sell directly from the job worker place. यानी कि कमिश्नर को आपने इंटीमेट किया हो और उन्होंने आपको परमिशन दे दी हो. Now what documentation need to be done, यानी कि कागज पत्तर क्या लगेंगे. The responsibility for keeping proper account shall lie with the principal. यानी कि जो प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर माल भेज रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक से प्रिपेयर करे. डॉक्यूमेंट नंबर 1, डिलीवरी चालान. ऑल गुड्स सेंट फॉर जॉब वर्क मस्ट बी अकम्पनीड बाय अ डिलीवरी चालान. जितना भी माल आप भेजेंगे उसमें डिलीवरी चालान लगा होना चाहिए. द डिटेल्स ऑफ चालान मस्ट बी शोन इन फॉर्म GSTR1. GSTR1 में जहाँ पे भी आपको डिटेल्स ऑफ डॉक्यूमेंट इशूड का कॉलम होता है वहां पे आपको इसकी डिटेल भी देनी है. डिटेल्स ऑफ चालान मस्ट ऑल्सो बी फिल्ड थ्रू फॉर्म GST ITC 04. ये एक रिटर्न है जो आपको फिल करना है, इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा. नो टैक्स टू बी एडेड इन द डिलीवरी चालान. यानी कि जो आप डिलीवरी चालान है तो जितने का माल है बस आपको वो वैल्यू और माल का डिस्क्रिप्शन दे के माल भेज देना है. डॉक्यूमेंट नंबर 2, ई-वे बिल. When goods sent to job worker, जब हम गुड्स जॉब वर्कर को भेजते हैं और वो इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है, यानी कि दूसरे स्टेट में किसी जॉब वर्कर को हम माल भेज रहे हैं तो आपको ई-वे बिल कंपल्सरीली इशू करनी है. और अगर वो इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है यानी कि विद इन स्टेट आपको कोई जॉब वर्कर को माल भेजना है तो अगर आपके माल की वैल्यू 50,000 से ऊपर है तभी आपको ई-वे बिल इशू करना है. When goods return from job worker place, जब जॉब वर्कर के प्लेस से हमारे स्टेट में हमारी प्रेमिसेस में माल वापस आ रहा है और जॉब वर्कर अगर रजिस्टर्ड है तो जॉब वर्कर ई-वे बिल इशू करेगा. और इफ जॉब वर्कर इज नॉट रजिस्टर्ड तो जो प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर है जिसने माल भेजा था वही ई-वे बिल इशू करके अपने यहाँ माल वापस मंगवाएगा. नाउ अ बिग क्वेश्चन, वेदर ई इनवॉइस टू बी इशूड और नॉट. क्या हमें ई इनवॉइस भी इशू करना है एज पर द न्यू GST गाइडलाइन? एंड द आंसर इज नो.
क्योंकि हम कोई इनवॉइस तो इशू कर नहीं रहे हैं, डिलीवरी चालान इशू कर रहे हैं, तो वो अभी ई इनवॉइसिंग की कैटेगरी में नहीं आया है। Now, is this transaction to be reported to the department? क्या इस ट्रांजेक्शन को हमें डिपार्टमेंट में रिपोर्ट करना है? And the answer is yes. Form GST ITC 04 must be submitted by the principal every quarter. यानी कि जो प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर है उसको GST ITC 04 नाम का एक फॉर्म डिपार्टमेंट की वेबसाइट में पब्लिश होगा, उसको हर क्वार्टरली फाइल करना है। इस फॉर्म में क्या डिटेल्स होंगी? जो कि आप गुड डिस्पैच कर रहे हैं वो, और जो जॉब वर्कर से माल आपका वापस आ गया है उसकी डिटेल। फॉर्म ITC 04 must be furnished on or before 25th day of the month succeeding the quarter। यानी कि जैसे कि आप अपना नॉर्मल जीएसटी का रिटर्न भरते हैं हर क्वार्टर 20 तारीख तक, उसी तरीके से यह फॉर्म जब भी जो भी सब्सिक्वेंट क्वार्टर होगा उसके प्रीसीडिंग क्वार्टर में 25 तारीख तक आपको ये भरना है। I have tried to take over all the queries which can come in anyone's mind। मैं उम्मीद करता हूं मैंने आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए होंगे। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा या आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, और हाँ, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड।